हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी एमसीक्यू को देखेंगे। ये हमारा अध्याय 6 है। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के 5 अध्याय को कर लिया है और हम लोग एनसीईआरटी जो साइंस की बुक है उससे एमसीक्यू को यहाँ पे बनाकर हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, शोषण किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण क्रिया है। शोषण कैसी है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। शोषण किस प्रकार की है? ऑक्सीकरण की है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, शोषण एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके पोषक पदार्थों का विघटन किया जाता है। यह प्रक्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जल का निर्माण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से अनाक्षी शोषण तथा आक्षी शोषण का अंतर नहीं है। इसमें से कौन अनाक्षी शोषण और आक्षी शोषण का अंतर नहीं है? पहला ऑप्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अनाक्षी शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि आक्षी शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सही बात है। देखिए जो अनाक्षी शोषण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और जो आक्षी शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन 2 की बात करें, अनाक्षी शोषण पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि आक्षी शोषण कोशिका द्रव्य में एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बिल्कुल सही है। देखिए अनाक्षी शोषण पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि आक्षी शोषण की बात करते हैं कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, अनाक्षी शोषण जंतु एवं पादप में, जबकि आक्षी शोषण ईस्ट एवं परजीवी में होता है। ये बिल्कुल गलत यहाँ पे दे दिया है। देखिए देखते हैं, कथन ABCD सत्य है परंतु C असत्य है। अनाक्षी शोषण ईस्ट अवायवीय जीवाणुओं, आंतों में पाए जाने वाले परजीवी, जलीय पादपों की जड़ों आदि में होता है, जबकि आक्षी शोषण जंतु एवं पादपों में होता है। नवजात शिशु में शोषण की दर कितनी होती है? 30 से 40 बार पर मिनट। नवजात शिशु में 30 से 40 बार पर मिनट होती है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए नवजात शिशु में शोषण की दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ इस दर में कमी आती है। एक सामान्य वयस्क मनुष्य की शोषण दर 12 से 16 बार मिनट होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन? ATP और ADP। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। शोषण क्रिया के परिणाम स्वरूप ATP के रूप में ऊर्जा संचय होती है, जहाँ जल अपघटन के द्वारा ATP के अणु ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट में टूट जाते हैं और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा मानव शरीर की कोशिकीय एवं उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग की जाती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन की जो है मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखते हैं, श्वास की क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में होती है। निःशोषण, वातावरण की वायु शोषण मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना। ग्रहण की गई वायु में नाइट्रोजन 89%, ऑक्सीजन 21 और कार्बन 3। यानी निःशोषण के अंदर वातावरण की वायु शोषण मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना, यानी जो फेफड़े में जो हवा पहुंच जाती है वायु के माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं निःशोषण। इसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। उच्छ्वसन मतलब शरीर से CO2 युक्त वायु का वातावरण में मुक्त होना। शरीर से निष्कासित इस वायु नाइट्रोजन 89% होता है, ऑक्सीजन 17, कार्बन 4% होता है। तो इससे ये है श्वास की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है। रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड CO रक्त के संपर्क में आने पर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता को कम कर देता है। परिणामतः शरीर के अंगों तथा ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है और मनुष्य की सांस फूलने लगती है। अब बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। रक्त एवं उत्तक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? तो अंतःशोषण कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अंतःशोषण कहलाता है। देखिए, वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से उत्तकों तक पहुंचाई जाती है तथा उत्तकों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक भेजी जाती है। यह गैसीय विनिमय अंतःशोषण अथवा कोशिका शोषण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय शोषण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो निःशोषण नहीं है। ग्लाइकोलिस सही है। क्रेब्स चक्र इलेक्ट्रॉन परिवहन सही है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्रेब चक्र, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिका शोषण की प्रक्रिया के 3 चरण है। कौन कौन? ग्लाइकोलिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन, कोशिका शोषण की प्रक्रिया के 3 चरण है। इन तीनों चरण में कुल 38 ATP अणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। निःशोषण की क्रिया बाह्य शोषण से होती है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। निःशोषण अथवा उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन कौन है? देखिए, निःशोषण के समय पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खींच जाती है। सही बात है। पसलियां स्थिर रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निःशोषण के समय पसलियां जो है ऊपर तथा बाहर की ओर खींच जाती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके विपरीत उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं। परिणामतः वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों की वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे हम लोग कुछ उपचार की बात कर लेते हैं। देखिए, श्वसनी शोथ के अंतर्गत क्या आता है? रोग अगर आपको श्वसनी शोथ हो गया तो उसका लक्षण क्या है, कैसे पता करेंगे? श्वसन में सूजन, बलगम के साथ खांसी आएगी। जब सूजन और बलगम यानी सांस के अंदर सूजन हो या बलगम के साथ खांसी आए तो समझ लीजिए श्वसनीय शोथ है। और उसको कैसे उपचार कर सकते हैं? प्रतिजैविकों एवं श्वसनीय विष फारक औषधि का प्रयोग करके, यानी श्वसनीय दमा, खांसी व तीव्र श्वसन की समस्या, श्लेष्मा का अधिक स्राव, प्रतिजैविक का प्रयोग करके आप इसको सही कर सकते हैं। और यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।